हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू वी लर्निंग आफ्टर 2 वीक्स। या बहुत लंबा गैप हो गया क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हो गए थे, तो मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी। इनफैक्ट ये वाली जो मैंने बनाई है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पे वीडियो, ये भी मैंने मोबाइल पे ही प्रेजेंटेशन बनाया है क्योंकि लैपटॉप पे मैं बना नहीं सकती। ओके और ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट में आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, एज वेल एज लीगल एस्पेक्ट्स वाली यूनिट में भी ये आपका आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें क्वेरीज भी आ रही थी और इससे मुझे लगता है 2 मार्क्स तो कहीं नहीं जाएंगे, आप रख लो, आएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये टॉपिक पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं मोबाइल पे पूरे दिन बैठ के फिर इस पर आज वीडियोज़ बनाई हूँ। तो चलो देखते हैं। वैसे मैं बताऊं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आई क्यों आपकी मेनली, तो रीज़न ये था कि डिजिटलाइज हो गया है सारा कुछ ऑनलाइन हो रहा है। अपना शॉपिंग, जो भी हम डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, सारा कुछ ऑनलाइन हो रहा है अपना। तो इसलिए फिर आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को लाया गया, क्योंकि जो 1986 वाली थी अपनी, उसमें इन चीज़ों को नहीं बताया गया था। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस मेंशन ही नहीं थे उस पर। तो मेनली ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की वजह से, मतलब नीड तो बहुत सारी थी, लेकिन मेन जो प्रॉब्लम थी ना आपकी, इसी में आ रही थी। तो इसके लिए आपका लाया गया, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए लाया गया। चलो डिटेल में देखते हैं क्या बोला गया, क्या था आपका। ओके, सो ना द न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 केम इनटू फोर्स ऑन 20th जुलाई 2020। तो कब आया आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? 2019 में। लेकिन काम इसका कब स्टार्ट हुआ, मेनली वर्क फोर्स में कब आया? ये 20th जुलाई 2020 में आया है, अभी कुछ महीने पहले। ओके now, and it will empower consumers and help them in protecting their rights through its various notified rules and provisions। बहुत सारे रूल्स एंड प्रोविजंस लाए गए हैं, बहुत सारे चेंजेस लाए गए हैं। ओके बिल्कुल नए से लाया गया आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। और ये जो नया वाला आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ना, ये लेस टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत कम टाइम लेगा। क्यों, मैं बताऊँ, सारे डॉक्यूमेंटेशन इसमें बोला कि आप ऑनलाइन कर सकते हो। ऑब्वियसली पेपर वर्क नहीं होगा, ऑनलाइन होगा तो टाइम बचेगा अपना, है ना। नाउ इन दिस विल बी स्विफ्ट एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग कंपेयर टू द ओल्डर वन। ओल्ड जो अपना 1986 वाला था ना, उसके कंपैरिजन में बोल रहे हैं यहाँ पे। Okay, now the old act provided for a 3-tier consumer dispute redressal machinery। वो जो ओल्ड वाला था ना आपका, वो भी 3-tier कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल मशीनरी था। 3 टायर बोले तो नेशनल लेवल पे इसके डिस्प्यूट सेटलमेंट होते थे, स्टेट लेवल पे एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। वही चीज़ अभी भी है, लेकिन थोड़े चेंजेस आए हैं, आगे पढ़ेंगे हम उसको। ओके नाउ देखो, अभी 2019 में तो अपना एक्ट पास हुआ, लेकिन इसका बिल आपका 2018 में ही पास हो गया था। होता क्या है ना कि आपका बिल लोकसभा में पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में पास होगा तभी वो एक्ट होगा। ठीक है, तो राज्यसभा में आपका 2019 में पास हुआ, जब मोदी जी फिर से पीएम में मोदी जी आए, नरेंद्र मोदी जी आए हमारे, तो अपना एक्ट पास हो गया। बहुत जल्दी जल्दी में हुआ है अपना एक्ट पास, सारी चीज़ें हो रखी थी। 2018 में लोकसभा में पास हो रखा था, फिर 2019 में राज्यसभा में आपका उनके मोदी जी के अपॉइंट होने के जस्ट बाद ही आ गया एक्ट। ओके नाउ अभी क्या हाइलाइट्स थे वो हम देखेंगे। हाइलाइट्स देखेंगे बिल के, और वही सारे फिर एक्ट में भी लागू हो गए, कोई चेंजेस नहीं हुआ है सच। ठीक है, देखो क्या बोला गया इसमें कि आप कंप्लेन कर सकते हो रिगार्डिंग डिफेक्ट इन गुड्स एंड डेफिशिएंसी इन सर्विसेज। जो डिफेक्ट्स हुए हैं गुड्स में और जो सर्विसेज में डेफिशिएंसीज हुई हैं, मतलब कमी आ गई किसी तरह की, ओके, तो सर्विसेज को भी कंसीडर किया गया ये नए वाले प्रोटेक्शन बिल में, जो अभी एक्ट बन चुका है ना। तो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों ही कंसीडर की गई कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल में। And under the bill, Consumer Dispute Redressal Commission will be set up at the district, state and national level।
वो पहले जो अपना 1986 था उसमें भी ये इसी तरह से सेटलमेंट बॉडी थी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल पे, और ये नए वाले में भी इसी तरह से 3 टायर में आपका आया सेटलमेंट बॉडी। ओके, नाउ द बिल सेटअप्स अ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ये नई चीज़ आई इसमें, क्या? सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी लाई गई। पहले ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं था, राइट, लेकिन अभी आया आपका ये बिल में बोला गया कि कोई तो अथॉरिटी होनी चाहिए जो रेगुलेट करे, है ना। और ये जो रेगुलेट नहीं कर रहे थे ना, इसी की वजह से ये सेलर्स इतनी बदमाशी करते थे, पर अब आ गई है अपनी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। क्यों आई? तो टू प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड इन्फोर्स कंज्यूमर राइट्स एज अ क्लास। कंज्यूमर के राइट्स को बचाने के लिए आई। इट कैन इशू सेफ्टी नोटिसेस। ये सेफ्टी नोटिसेस भी, एक सेकेंड, ये जो है आपका CCPA, ये सेफ्टी नोटिसेस जारी कर सकती है गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। रिफ़ंड के लिए ऑर्डर दे सकती है। रिफ़ंड बोले तो आपने कुछ लिया और फिर आप डिफेक्टिव आ गया, आपने रिटर्न कर दिया सामान, फिर आपको पैसे वापस मिलते हैं ना। तो अगर उसमें कोई बदमाशी कर रहा हो, ठीक है, तो उन सब पे ये ध्यान देती है। ओके, तो रिफंड देखती है एंड रिकॉल गुड्स एंड रूल अगेंस्ट मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स। और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट जो करते हैं लोग, उसके लिए भी ये बोल सकती है। लाइक वो होता है ना आपका फेयर एंड लवली वाला, अभी तो फेयर एंड ग्लो हो गया है, तो वो उसमें बोलते हैं 7 डेज़ में गोरे हो जाओ। तो भाई किसी की स्किन ही उस वैसी है, डार्क कॉम्प्लेक्स वाला बंदा, वो कैसे फिर फेयर एंड लवली लगा के गोरा हो सकता है? तो इस टाइप के मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स, है ना, तो उसके अगेंस्ट कौन काम करेगा? उसके अगेंस्ट काम करेगा अपना सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, CCPA। ओके, तो ये मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट वाला नहीं था पहले अपना 1986 वाले में, बट फिर बाद में ये अपना अभी ये न्यू वाले एक्ट में आया है। Now, the bill establishes consumer protection councils at the district, state and national level to render advice on consumer protection. ये जो आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल लगाया गया है, एक तो हमने CCPA देखा और एक है आपका CPCs, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल लगाया गया जो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल पे एडवाइजरी बॉडी के जैसा काम करेगा। कैसा? एडवाइजरी बॉडी की तरह। Now, claim for product liability can be made against the manufacturer, service provider and seller. अब इसमें क्या बोला गया? ये जो प्रोडक्ट लाइबिलिटी की कोई प्रोविज़न नहीं थी पहले, लेकिन ये जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया 2018 में, इसमें बोला गया कि हाँ, प्रोडक्ट लाइबिलिटी लाया जाएगा अगेंस्ट द मैन्युफैक्चरर। मतलब मैन्युफैक्चरर अगर उसने कुछ डिफेक्टिव सामान बनाए हैं या फिर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहा है, तो उसके लिए प्रोडक्ट की लाइबिलिटी हम थोप सकते हैं मैन्युफैक्चरर पे। सेलर को जाकर के कंप्लेन कर सकते हैं कि आपने ऐसा सामान क्यों भेजा हमारे यहाँ, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो अब प्रोडक्ट लाइबिलिटी के लिए आप क्लेम कर सकते हो, ये बोला गया इस बिल में। नाउ, कॉम्पनसेशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय प्रूविंग वन ऑफ द सेवरल स्पेसिफाइड कंडीशंस इन द बिल। ये कॉम्पनसेशन फिर आप ले सकते हो उसके लिए, ठीक है, मैन्युफैक्चरर के लिए क्लेम करके फिर आप उसका कॉम्पनसेशन भी ले सकते हो। नाउ, अब एक बहुत बड़ा चेंज आया, क्या? आपका डायरेक्ट सेलिंग। एक सेकेंड, देखो इसमें ना डायरेक्ट सेलिंग, ई-कॉमर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर, है ना, ये सारे डिफाइंड नहीं थे पहले वाले एक्ट में। 1986 वाला जो अपना एक्ट था ना, उसमें ये सारी चीज़ें डिफाइंड नहीं थी, लेकिन जो बिल आया आपका 2018 में, उस बिल में ये मेंशन करी गई। उसमें डायरेक्ट सेलिंग क्या है, ई-कॉमर्स क्या होता है, क्योंकि डिजिटल तरीके से जो होने लग गया था सारा मार्केटिंग, उसी के लिए तो मेनली आया था ना अपना न्यू वाला एक्ट। तो ई-कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर कौन होते हैं, इन सब के बारे में डिफ़ाइन किया गया है आपका। ओके, नाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब रूल्स फॉर प्रिवेंटिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रूल्स रेगुलेशंस करे हैं, उन्होंने बताए हुए हैं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अगर कोई करता है ई-कॉमर्स में, है ना, तो उसके लिए आप कंप्लेन कर सकते हो। और पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन ऑफ कमीशंस आल्सो चेंज्ड अ लॉट। पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन भी आपकी चेंज हुई है। लाइक वो है आपका कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप अगर आपके साथ कोई धोखाधड़ी कर रहा है, मतलब आप किसी इस तरह की चीज़ों में फंस गए हो, तो कंज्यूमर कहाँ जा करके कंप्लेन करेगा और कितने अमाउंट के लिए करेगा? तो उसके लिए बोला गया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप कितने अमाउंट के लिए कंप्लेन कर सकते हो, स्टेट लेवल के लिए
कितना है, नेशनल लेवल के लिए कितना होना चाहिए अमाउंट आपका, तो ये सारी चीज़ें भी चेंज हुई हैं। पहले हम लैक्स में बात करते थे, लेकिन अब हम करोड़ों में बात करने लग गए हैं, है ना। तो आगे पढ़ेंगे अच्छे से समझ आएगा फिर। चलो देखो, अभी इंडियन पार्लियामेंट ऑन 6 अगस्त 2019, इंडियन पार्लियामेंट में 6 अगस्त 2019 में पास करा है इंडियन पार्लियामेंट ने क्या, लैंडमार्क कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019 को पास करा। 6 अगस्त को याद रखो, इस डेट को, 6 अगस्त को पास करा। ओके एंड ठीक है। और फिर लेकिन जो एक्ट है ना आपका, वो ऑफिशियल गैजेटे में कब आया, ऑफिशियल गैजेटे में 9 अगस्त 2019, मतलब जस्ट 3 दिन बाद। देख रहे हो कितना फास्ट हुआ है। राज्यसभा में पास हुआ आपका 6 अगस्त को, इंडियन पार्लियामेंट में पास हुआ, और फिर ऑफिशियल गैजेटे में आपका पब्लिश करवा दिया गया 9 अगस्त को, जस्ट 3 डेज बाद। ओके नाउ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इज अ गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। ओके ये जो है फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया में आते हैं। एंड द मिनिस्ट्री इज हेडेड बाय अ कैबिनेट, एक सेकेंड, द मिनिस्ट्री इज हेडेड बाय अ कैबिनेट रैंक मिनिस्टर। और ये आपका मिनिस्ट्री जो है ना, ये कैबिनेट रैंक मिनिस्ट्री के द्वारा हेड किया जाता है। ओके मतलब रेगुलेट ये लोग करते हैं। नाउ द करंट मिनिस्टर कौन है आपका, राम विलास पासवान जी, ठीक है, राम विलास पासवान जी हैं आपके करंट मिनिस्टर। ओके चलो आगे देखते हैं। अच्छा, 3 बॉडीज ऑफ अंडर दिस एक्ट और यू कैन से बिल, ये जो बिल 2019 का था, 2018 का, या फिर आप इसको एक्ट बोल सकते हो, एक्ट 2019, ठीक है। तो इसके अंदर ना 3 बॉडीज सेटअप की गई। कौन सी 3 बॉडीज, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी दैट इज CCPA, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल दैट इज CPCs। ओके तो ये 3 बॉडीज़ आपकी सेटअप की गई हैं। ओके और इन सबको हम डिटेल में देखेंगे अब इन 3 बॉडीज़ को। और मैंने डिफरेंस के लिए ना एक बहुत बढ़िया सा चार्ट बना रखा है, वो चार्ट कर लोगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा आपका। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है ना, तो कंज्यूमर्स कैन हैव कंप्लेन विद द CDRCs रिगार्डिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग। कंज्यूमर्स कंप्लेन कर सकते हैं। कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में क्या बताया गया कि कौन लोग किस तरह से कंप्लेन कर सकते हैं, कंज्यूमर्स किन बातों पे कंप्लेन कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कंज्यूमर उठ कर गया किसी के बारे में कुछ भी बोल कर आ गया, नहीं, तो कुछ चीज़ों को बताया गया है। तो क्या है, एक तो है आपका डिफेक्टिव गुड्स और सर्विसेज अगर आपके पास आई तो आप उसके लिए कंप्लेन कर सकते हो। ओवर चार्ज किया गया है, प्राइस ज़्यादा ले ली गई सामान की, ओके मार्केट में कुछ और चल रहा है, आपसे कुछ और ले लिया गया है, तो तब आप बोल सकते हो जाकर। अनफेयर या रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस करी जा रही हैं, ओके लाइक वो जो एडल्ट्रेट गुड्स वगैरह वो लोग बेचते हैं ना, मिक्स विक्स करके, दाल में कंकड़ मिला दिया, इस तरह की चीज़ें, तो उसके लिए भी आप कंप्लेन कर सकते हो। ऑफरिंग सर्विसेज और सेल ऑफ गुड्स विच कैन बी हजार्डियस, जो आपके लाइफ के लिए हजार्डियस हैं, जो सेफ़ नहीं है आपकी लाइफ के लिए, और वैसे गुड्स आपको ऑफ़र हो रहे हैं या सर्विसेज वैसी ऑफ़र हो रही हैं, तो वो उसके लिए भी आप कंप्लेन कर सकते हो। लाइक होता है ना वो कुछ ऐसे मैगी के लिए आपको पता होगा, मैगी के लिए बहुत ज़्यादा बोला गया कि ये बहुत हानिकारक है, लोगों को हार्म कर रहा है, हालांकि फिर प्रूफ हो गया था कि नहीं मैगी ऐसा कुछ हार्म नहीं करता, लेकिन उसके लिए बोल तो रहे थे लोग, तो वैसी हजार्डियस चीज़ों के लिए भी आप कंप्लेन कर सकते हो। नाउ कंप्लेंट्स फॉर ऑल दिस कैन बी फाइल्ड इन द डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब ये सारी जो हैं चीज़ें, इनके लिए आप कहाँ कंप्लेन कर सकते हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कंप्लेन कर सकते हो। पे भी मैं बोल रही हूँ क्यों, मतलब कहीं भी कर सकते हो, और डिस्ट्रिक्ट लेवल मतलब वो छोटे लेवल पे है पर वहाँ भी आप कंप्लेन कर सकते हो। एंड ऑल दिस कंप्लेंट्स कैन बी मेड ऑनलाइन, और ऑनलाइन भी की जा सकती हैं एक कंप्लेन, क्योंकि पेपर वर्क को ना कम करने की कोशिश की जा रही है अब,
ठीक है, तो बोला जा रहा है ऑनलाइन करो, आप ऑनलाइन कंप्लेन फाइल कर सकते हो। तो ये चीज़ें बोली गई। अच्छा, आई होप आपको समझ आ गया हो। आगे बढ़ते हैं। देखो अभी और क्या है, द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट कवर गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। अब ये मैंने पहले ही बताया, ये जो प्रोविज़न है, आपका जो बिल आया है या जो एक्ट आया है, इसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों को ही रखा गया है ध्यान में, है ना। नाउ पिक्योनरी जुडिक्शन किस तरह से रखी गई हैं, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर आप कंप्लेन करने जाते हो तो 1 करोड़ तक के अमाउंट का अगर आपको वो माल हानि हुई है ना, 1 करोड़ तक के अमाउंट का, तो आप कंप्लेन करो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और 1 करोड़ से 10 करोड़ तक की माल हानि हुई है अगर आपको, है ना, तो वो आप कर सकते हो स्टेट लेवल पे। और 10 करोड़ से भी ज़्यादा की अगर आपको हार्म हुई है, आपको प्रॉब्लम हुए हैं, तो उसके कंप्लेन के लिए आप कहाँ जाओगे, आप जाओगे नेशनल लेवल पे। ओके, ये चीज़ें बोली गई हैं। अब अगर कोई बंदा अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट करता है, ओके, जो अग्रीमेंट है, जो कॉन्ट्रैक्ट हुई है पार्टीज़ के बीच में, वो अनफेयर है, तो उसके लिए पहले ना कोई प्रोविजंस नहीं थे, बट अभी अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए प्रोविजंस आए हैं। अभी बोला जाता है कि आप स्टेट लेवल पे आपकी कंप्लेन सुनी जाएगी अगर 10 करोड़ तक की आपको प्रॉब्लम है, इश्यूज़ हैं, और उससे बड़े 10 करोड़ से भी बड़े का कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें आपको किसी तरह की का नुकसान हुआ है, तो उसके लिए आप कंप्लेन कहाँ कर सकते हो, नेशनल लेवल पे कर सकते हो, नेशनल कमीशन में कर सकते हो। ओके, नाउ दिस कमीशंस कैन डिक्लेयर अनफेयर टर्म्स ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी नल एंड वॉइड। ओके, अब ये जो कमीशंस है ना, इनके पास इतना हक है, ये बोलूँ मैं, इनके पास ये राइट है कि ये आपके टर्म्स एंड कंडीशंस को अनफेयर घोषित कर सकते हैं, अनफेयर डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, वॉइड बोल सकते हैं। वॉइड मतलब क्या, स्टार्टिंग से ही गलत है, मतलब आपने जो कॉन्ट्रैक्ट करा है वो स्टार्टिंग से ही गलत है, ये भी डिक्लेरेशन देने का हक है इनके पास। किनके पास, ये जो कमीशंस हैं। ओके ना, चलो आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड। हाँ, ये हो गया अपना। हाँ, आगे बढ़ते हैं। देखो अभी क्या है अपना, हमने रिड्रेसल वाला देख लिया। अब हमें करना है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, CCPA, जो सेकेंड बॉडी है अपनी, ठीक, CCPA। तो ये इसकी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोमोट, प्रोटेक्ट एंड इन्फोर्स द राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स। ये एक अथॉरिटी है, ओके, जो रेगुलेट करती है, क्यों, सो दैट प्रमोट कर सके, प्रोटेक्ट कर सके कंज्यूमर्स के राइट्स को। ओके, अब ये क्या कौन कौन सी चीज़ें करती हैं, तो ये इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करवा सकती है कंज्यूमर वायलेशन के अगेंस्ट, मीन्स कोई कंज्यूमर को वायलेट कर रहा है तो उसके अगेंस्ट इनके पास हक है, दे कैन कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन। ओके, और दे कैन ऑर्डर रिकॉल ऑफ अनसेफ गुड्स एंड सर्विसेज। अनसेफ गुड्स एंड सर्विसेज अगर हो रही है तो उसके लिए ये कार्यवाही कर सकती हैं। एंड दे कैन ऑर्डर डिसकंटिन्यूएंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट वाला हमने देखा ना पहले भी, तो उसके लिए वो भी किस अथॉरिटी के अंदर आती है, CCPA के अंदर ये काम कर सकती हैं उसके लिए। And they can also impose penalties on manufacturers, endorsers, publishers or of misleading advertisement. ओके, जो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये पेनाल्टी चार्ज कर सकती है, उन पे पेनाल्टी लगा सकती है। ओके, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज पर द कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन रूल, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन रूल जो है आपका, उसके अंदर क्या बोला गया है, देयर विल नो फी फॉर फाइलिंग केसेस अप टू 5 lakhs। 5 lakhs तक के जो केसेस होंगे उसके लिए कोई फीस चार्ज नहीं की जाएगी। अगर आप 5 लाख तक के केसेस फाइल करवाते हो ना, तो कोई फीस चार्ज नहीं करवाई जाएंगी आपसे, दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, वो आपके फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएंगी, ये बोला गया। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ आ गया हो ये सेकेंड बॉडी। नाउ अब थर्ड बॉडी क्या है आपका, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, CPCs, है ना। तो इसमें क्या बोला गया, तो इट विल बी एन एडवाइजरी बॉडी। ये कैसी बॉडी होगी, ये एक एडवाइजरी बॉडी होगी, ये एडवाइज करेंगी,
है ना, कंज्यूमर इश्यूज़ में जिस तरह जो भी इश्यूज़ होंगे ना, तो ये एडवाइस करेगी कि आप ऐसा करो, उस तरह से आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। ये काम होगा आपका CPCs का। This is headed by the Union Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, with the Ministry of State as vice chairperson and 34 other members from different fields. Different fields से 34 other members होंगे, और आपके ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये सब वाइस चेयरपर्सन, ये सारे भी मेंबर्स होंगे इस एडवाइजरी बॉडी के। ओके, now it will have a 3-tier tenure and will have minister in charge of consumer affairs from 2 states from each रीजन। नॉर्थ से आपका साउथ ईस्ट ले लो आप, नॉर्थ ईस्ट रीजन, इन सब से लोग होंगे और इनका टेन्योर 2-2 करके होंगे। ओके, और कितना टेन्योर क्या होगा इसका, तो 3 ईयर टेन्योर होगा। टाइमिंग क्या होगी, ठीक है, इन लोगों की जो मिनिस्टर्स होंगे इनकी टाइमिंग क्या होगी, तो 3 ईयर्स की टेन्योर होगा इनका। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी है आपका, हाँ, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ई कॉमर्स जो लाया गया, जिसकी वजह से मेनली लाया गया आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को, न्यू वाले को। ओके, तो क्या बोला गया इसमें, तो द गवर्नमेंट विल नोटिफाई द कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स 2020 अंडर द एक्ट हुज ब्रॉड प्रोविजंस आर गिवन बिलो। क्या क्या चीज़ें आती हैं इसके अंदर, तो ई कॉमर्स एंटिटीज़ आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू कंज्यूमर्स को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जब आप ई कॉमर्स कर रहे हो। आपने देखा होगा, अब जब हम फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन से कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें डिटेल्स में सारा कुछ मिल जाता है, कैसा प्रोडक्ट है, क्वालिटी कितनी है, रिफंडेबल डेज कितने होंगे, है ना, अमाउंट रिफ़ंड होगा या नहीं होगा, सारी चीज़ें डिटेल में होती हैं, वारंटी, गारंटी, सब कुछ होता है ना। तो ई कॉमर्स में वही बोला गया कि रिलेटिंग टू रिटर्न, रिफंड, एक्सचेंज, वारंटी, गारंटी, डिलीवरी, शिपमेंट, मोड्स ऑफ पेमेंट क्या होगा, किस तरह से आपको पेमेंट करना है, ग्रीवांसेस अगर हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े, तो आप कहाँ कंप्लेन कर सकते हो, पेमेंट मेथड्स, सिक्योरिटी चेंज ऑफ पेमेंट मेथड जब आप पेमेंट कर रहे हो तो उसकी क्या सिक्योरिटी होगी, ये सारी चीज़ें बताई गई कि ई कॉमर्स में ये सब कुछ परचेज करने से पहले प्री परचेज स्टेज पे कंज्यूमर को ये सारी इन्फॉर्मेशन दे देनी चाहिए। ओके, ये बोला गया है, तभी तो आप बाद में बोल सकते हो कि हाँ हमें तो आपने ये बोला था, लेकिन हमें बाद में परचेज़ करने के बाद ये चीज़ें मिली, तभी तो आप कंप्लेन कर पाओगे। तो ये सारा डिस्क्लोज़ होना चाहिए आपका प्री परचेज स्टेज पे, ये बोला गया आपका ई कॉमर्स में। ओके, नाउ अभी देखो, दिस प्लेटफॉर्म्स विल हैव to acknowledge the receipt of any consumer complaint within 48 hours। रिसिप्ट के लिए जो कंप्लेन होगा उसके रिसिप्ट के लिए कितना टाइमिंग दिया हुआ है आपको, 48 आवर्स। और जो कंप्लेन होगी आपकी वो रिड्रेस कब तक होगी, तो विदिन 1 मंथ रिजल्ट आ जाना चाहिए, सुनवाई हो जानी चाहिए। ओके, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट, जब आपने रिसिप्ट जमा कराना उसके बाद आपका 1 मंथ के अंदर हो जाना चाहिए। They will have to appoint a grievance officer for consumer grievance redressal, और इन लोगों को अपॉइंट करने के लिए बोला गया कि ग्रीवेंस ऑफिसर अपॉइंट करना चाहिए। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल्स 2020 आर मैंडेटरी एंड आर नॉट एडवाइजरीज। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स जो है ना आपके लिए, ये मैंडेटरी है, मतलब ज़रूरी है, सिर्फ एडवाइजरी नहीं। ऐसा नहीं एडवाइस दे दिया काम ख़त्म, ये आपको मैंडेटरी है, आपको पूरे करने ही होंगे, कंपलसरी हैं। ओके, एंड जो सेलर है वो आपका किसी भी गुड्स के रिफ़ंड के लिए रिफ्यूज़ नहीं कर सकता, ये बोला गया। अगर आपका रिफ़ंडेबल गुड्स लिखा हुआ है और आपने रिफ़ंड किया तो आप मतलब आप सामान रिटर्न कर देते हो, तो फिर वो पैसे आपको रिफ़ंड करेंगे ना। तो उसके लिए भी रूल्स बनाए गए हैं कि कोई भी सेलर रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। अगर उसने प्री परचेज स्टेज पर रिफ़ंड के लिए बोला है तो उसको रिफ़ंड करना ही पड़ेगा। ओके, एंड ये जो रूल्स हैं, दिस रूल्स ऑल्सो प्रोहिबिट द ई कॉमर्स कंपनीज फ्रॉम मैनिपुलेटिंग द प्राइस ऑफ द गुड्स। अब ई कॉमर्स अगर आप ऑनलाइन पे
आप कोई भी सामान लेते हो और आपको मार्केट रेट से ज़्यादा पे मिल रहा है, अनरीजनेबल प्राइस चार्ज कर रहे हैं, तो यू आर एबल टू कंप्लेन फॉर दैट मैन्युफैक्चरर। ओके, उस मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट आप कंप्लेन कर सकते हो, ये बोला गया। ओके, आई होप समझ आ गया हो। आगे बढ़ते हैं। देखो अभी क्या है, पनिशमेंट फॉर मैन्युफैक्चर और सेल ऑफ अडल्टरेटेड और स्प्यूरियस गुड्स। स्प्यूरियस गुड्स या अडल्टरेटेड गुड्स का मतलब जो आपकी जिस गुड्स में ना गड़बड़ है, जैसे मिक्सचर लाइक दाल में कंकड़ मिला के दे देते हैं ये लोग, इस टाइप की जो चीज़ें करते हैं, तो इसके लिए आप कंप्लेन कर सकते हो। उसके लिए पनिशमेंट क्या है, क्या पनिशमेंट है, तो अगर फर्स्ट कॉन्विक्शन होता है, फर्स्ट टाइम वो जो मैन्युफैक्चरर है वो आपका पकड़ा जाता है, तो उसकी जो लाइसेंस है वो सस्पेंड कर दी जाएगी। कितने दिनों के लिए? 2 इयर्स के लिए। ओके, कोई अगर ऐसे अडल्टरेटेड काम करते हुए या स्पूरियस गुड्स बेचता हुआ पकड़ा गया, तो उस पर 2 इयर्स तक के लाइसेंस उसके ख़त्म कर दिए जाएंगे, रद्द कर दिए जाएंगे। और अगर वो सेकेंड बारी भी फिर से पकड़ा गया, मतलब होते हैं ना लोग आदत से बाज नहीं आते, फिर सेकेंड बारी भी पकड़ा गया तो क्या करेंगे, कैंसिल कर दिया जाएगा लाइसेंस को, परमानेंटली जाओ भैया घर पे बैठ जाओ, ऐसा वाला। ठीक है, अच्छा अभी नेक्स्ट क्या है, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म ऑफ मीडिएशन। हाँ, ये बहुत अच्छी चीज़ लाई है इन्होंने, ये लेकर आए हैं मीडिएशन सेल। मीडिएशन मतलब क्या होता है, मीडिएटर। ठीक है, मतलब आप अगर कोर्ट नहीं जाना चाहते तो आप साइड में भी काम कर सकते हो, अपने प्रॉब्लम को सुलझा सकते हो। ये एक मीडिएशन सेल बनाया है इन्होंने। ठीक है, एक मीडिएशन सेल बनाया है जहाँ पे लोग मिलकर इकट्ठे बैठकर मीटिंग करते हैं। 2 पार्टी होती है, मतलब बायर एंड सेलर, और एक थर्ड पार्टी होती है वहाँ पे जो मीडिएटर के जैसे काम करती है, और वो उसकी बात फिर लोगों को सुनना होगा। ठीक है, जो बायर और सेलर है जो वो कहेगा, थर्ड पार्टी जो अपना जजमेंट देगा वो उन दोनों को फॉलो करना पड़ेगा। एंड देयर विल बी नो अपील अगेंस्ट सेटलमेंट थ्रू मेडिएशन, और जो मेडिएशन के अगेंस्ट ना आप कोई अपील नहीं कर सकते हो। ठीक है, उन्होंने जो सेटलमेंट कर दी मतलब कर दी, ऐसा है। नाउ अब मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के लिए इन्होंने क्या बोला है, इट कुड लीड टू अ प्रिजन टर्म्स ऑफ 2 इयर्स। अगर कोई मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट करता है तो उसको 2 साल तक के लिए इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल भेज दिया जाएगा, और या तो फाइन चार्ज किए जाएंगे 10 लाख तक के, 10 lakhs तक के चार्ज किए जाएंगे उनके उसके ऊपर। ओके, एंड एनी सब्सिक्वेंट ऑफेंस, और किस तरह के ऑफेंस आते हैं, ऑफेंस मतलब लाइक बहुत बड़ा हार्म हो गया, कि वो प्रोडक्ट आते हैं क्रीम वगैरह लगाकर स्किन बिल्कुल ख़राब हो गई। ओके, इस तरह की चीज़ें हो गई हैं तो उनको कितने दिन तक का जेल हो सकता है, तो 5 years तक का, एंड फाइन एक्सटेंडिंग टू 50 lakhs, और जो फाइन होगा वो आपका 50 lakhs तक का भी चार्ज किया जा सकता है मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के केस में। ये चीज़ें हैं। ओके, नाउ अब हम देखेंगे डिफरेंस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो चार्ट मैंने कराया ना, ये आप कर लोगे तो हो जाएगा, मैं PDF दे दूँगी आपको टेलीग्राम चैनल पे, तो बस ये चार्ट कर लोगे तो आपका अच्छे से हो जाएगा सारा कुछ। डिफरेंस है 1986 एंड 2019 के बीच। ओके, तो एम्बिट ऑफ लॉ में क्या था, तो ऑल गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन वाइल फ्री एंड पर्सनल सर्विसेज आर एक्सक्लूडेड। 1986 में क्या था, सारे गुड्स एंड सर्विसेज जो आप कंसिडरेशन पे दे रहे हो, मतलब पैसे दे रहे हो, दे करके ले रहे हो ना, तो उस पर आप कंप्लेन कर सकते हो, लेकिन फ्री एंड पर्सनल सर्विसेज इंक्लूडेड नहीं थी। और वही आपका एक्ट 2019 में भी हुआ, इसमें भी आपके ये चीज़ें मेंशन नहीं थी, मतलब आप कंसिडरेशन दे रहे हो, आप पैसे दे रहे हो तो ही आप कंप्लेन कर सकते हो, फ्री वाली चीज़ों के लिए कंज्यूमर कंप्लेन नहीं कर सकता। हाँ, बस डिफरेंस क्या आया, तो इसमें टेलीकॉम, हाउसिंग, कंस्ट्रक्शन और जितने भी ऑनलाइन पेमेंट्स हैं ये सारी चीज़ें इंक्लूड की गई। अब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, तो इसमें 6 टाइप के प्रैक्टिसेस लाए गए। ठीक, लाइक फॉल्स रिप्रेजेंटेशन करते हो आप, या मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट करते हो, ये सारी चीज़ें थी। और जो आपका न्यू एक्ट आया, इसमें 3 टाइप के अनफेयर प्रैक्टिसेस लाई गई। ठीक है, कौन से, फेल्योर टू इशू अ बिल और रिसिप्ट, अगर कोई बिल या रिसिप्ट इशू करने में फेल हो जाता है, मतलब इसे इशू नहीं कर रहा आपको, आपने कोई प्रोडक्ट लिया, आप वो आपको बिल ही नहीं दे रहा है, तो
और लाइक रिफ्यूज़ल टू एक्सेप्ट अ गुड रिटर्न विद इन 30 डेज़, और 30 दिनों में बोला था गुड्स रिटर्न करोगे तो रिफ़ंड आ जाएगा, वो रिफ़ंड नहीं कर रहा, ये भी गलत चीज़ है ना। तो उसके लिए भी आप कंप्लेन कर सकते हो। पर्सनल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ कर दी, जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन रखनी थी वो डिस्क्लोज़ कर दी गई कहीं पे। लाइक आप देखो IRCTC है ना, हम इतनी ज़्यादा बुकिंग करवाते हैं यहाँ से रेलवे टिकट्स वगैरह, ठीक है। अब वो उनके पास काफ़ी डेटा है हमारा, अब वो अगर डिस्क्लोज़ कर सकते हैं तो वी आर एबल टू फाइल अ सूट अगेंस्ट दैम, है ना, हम उनके अगेंस्ट कर सकते हैं कंप्लेन। ये चीज़ें थी। तो ये सारी चीज़ें आई, लेकिन कॉन्टेस्ट हो रहा है या लॉटरी खेल रहे हो आप किसी तरह की, तो उसके लिए अगर कंप्लेन करना चाहो तो नहीं हो सकता। ओके, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में लॉटरीज एंड कॉन्टेस्ट नहीं रखे गए हैं, ये याद रखना, क्वेश्चन में आ सकता है ना। चलो नाउ अभी क्या है आपका प्रोडक्ट लाइबिलिटी। तो प्रोडक्ट लाइबिलिटी के लिए मैंने पहले ही बोला कोई प्रोविज़न नहीं था, अभी प्रोविज़न आया है कि हाँ आप मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर या सेलर के अगेंस्ट आप बोल सकते हो कि हाँ इसने जो हमें प्रोडक्ट दी है ये इसके लिए लायबल है। ओके, तो ये चीज़ है। अच्छा, मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, देखो ये ना एक वर्ड है कैविएट एम्प्टर। ओके, कैविएट एम्प्टर, इसका मतलब क्या होता है, बीवेयर द बायर। मतलब पहले क्या था ना कि सिर्फ बायर ही रिस्पॉन्सिबल होगा जो भी चीज़ें होंगी उसके लिए, लेकिन फिर बाद में क्या आया आपका, अभी आया है कैविएट वेंडर। मतलब अब जो सेलर है, आप सेलर को बोल सकते हो कि ही इज़ लायबल। ओके, उसने गलत चीज़ दी है हमें, तो ये चेंजेस आए। पहले कैविएट एम्प्टर था, अब कैविएट वेंडर आ गया है। अच्छा, अभी देखो अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स। तो अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए कोई प्रोविज़न नहीं था, बट अभी आपके प्रोविज़न्स आए हैं, आप उसके लिए कंप्लेन कर सकते हो। हमने पढ़ा पहले भी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, तो ये आपका प्रमोट करता था जैसे पहले भी, और डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल पे काम करता था, ये अभी भी वही कर रहा है, एक एडवाइजरी बॉडी के जैसे काम कर रहा है, और डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल पे काम कर ही रहा है। ओके ना, आगे बढ़ते हैं। देखो अभी क्या है, रेगुलेटर। तो पहले तो कोई रेगुलेटर, कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं थी, मैंने पहले ही बताया है ना, पहले कोई रेगुलेट करता ही नहीं था, तभी सेलर्स इतने चढ़ रहे थे, इतने बदमाशी करते थे। बट अभी क्या है ना, अभी आपका सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी आ गई है, एक CCPA इंट्रोड्यूस किया है इन्होंने, जो हमारे सेफ्टी को देखेगा, हम कंज्यूमर्स को बचाएगा सेलर से, उन पे कंप्लेन कर सकते, उनके थ्रू, उनके लिए जब हम कंप्लेन करेंगे तो ये जो अथॉरिटी यही हमारा साथ देगा। ओके ना, अभी पिक्यूनियरी जुरिडिक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकते हैं। तो क्या है, पहले आप कंप्लेन कर सकते थे, पहले 1986 वाले के अकॉर्डिंग आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 20 लाख तक के लिए कंप्लेन कर सकते थे, स्टेट लेवल पे 20 लाख से 1 करोड़ तक के लिए कर सकते थे, और नेशनल लेवल पे अबव 1 करोड़ के लिए कर सकते थे। ओके, और अभी क्या हुआ है आपका, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 1 करोड़ तक के लिए कर सकते हो, स्टेट लेवल पे 1 से 10 करोड़ एंड नेशनल लेवल पे अबव 10 करोड़ के लिए कंप्लेन कर सकते हो। ओके, अच्छा, अभी नेक्स्ट क्या है अपना, देखो कंपोजिशन ऑफ कमीशंस। कंपोजिशन ऑफ कमीशन में क्या बोला जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कितने लोग होंगे, है ना, जो रेगुलेट करेंगे, तो हेडेड बाय करंट और फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट जज होंगे और 2 मेंबर्स होंगे। स्टेट लेवल पे करंट, या ये 1986 वाला मैं बता रही हूँ, ओके, और स्टेट लेवल पे हेडेड बाय करंट और फॉर्मर हाई कोर्ट जज एंड 2 मेंबर्स होंगे। नेशनल लेवल पे फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज एंड एटलीस्ट 4 मेंबर्स होंगे। तो ये किस तरह से हुआ, ये 2-2-4 पे हुआ, 2 डिस्ट्रिक्ट में, फिर 2 स्टेट में, फिर 2 आपका नेशनल लेवल पे। ओके, अच्छा ये गंदा हो गया ना, रुको मैं लिखती हूँ फिर से, 2-2-4। हाँ, अभी इसमें क्या है आपका जो न्यू वाला आया है, इसमें क्या बोला गया, हेडेड बाय अ प्रेसिडेंट, एक प्रेसिडेंट होंगे और एटलीस्ट 2 मेंबर्स होंगे, ठीक। और स्टेट लेवल पे क्या होगा, हेडेड बाय अ प्रेसिडेंट एंड एटलीस्ट 4 मेंबर्स होंगे, 4, हाँ 2 फिर 4 होंगे। फिर इसमें नेशनल लेवल पे क्या बोला गया, तो नेशनल लेवल पे एक प्रेसिडेंट और 4 मेंबर्स होंगे, तो 2-4-4, और इसमें क्या था 2-2-4।
4, तो ऐसे करके याद कर लेना, पहले वाले में 224 था और बाद वाले में 244 था। और मैं बता दूं क्वेश्चन में कहीं से भी एनटीए वाले पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप ये याद रखना, आपको 1986 और न्यू वाला एक्ट दोनों ही पढ़ के जाना होगा। ओके। अच्छा, अभी अपॉइंटमेंट के लिए क्या है, तो सिलेक्शन कमेटी रेकमेंड करती थी पहले 1986 वाले में ना, सिलेक्शन कमेटी होती थी वो रेकमेंड करती थी कमीशन के मेंबर्स के लिए। लेकिन अभी ये जो बुरा हुआ है नए वाले एक्ट में, इन्होंने कुछ प्रोविज़न ही नहीं डाला है सिलेक्शन कमेटी के लिए, कोई प्रोविज़न नहीं है। इन्होंने बोला है सेंट्रल गवर्नमेंट विल अपॉइंट थ्रू नोटिफिकेशन, डायरेक्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, लेकिन कोई ऐसा इन्होंने अपॉइंटमेंट के लिए सेट नहीं करा है, ये प्रॉब्लम है। ओके, ये थोड़ा डीमेरिट हो गया आपका, और सब तो सही है नए वाले एक्ट में। नाउ ऑल्टरनेट डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म क्या है, पहले कोई नहीं था, है ना, लेकिन अभी न्यू वाले एक्ट में मीडिएशन सेल बनाए गए हैं जो आपके डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल कमीशन दोनों पे काम करेंगे, दोनों से अटैच्ड रहेंगे। पेनल्टीज़ क्या होंगी, तो अगर कोई पर्सन कमीशन कंप्लाई नहीं करता है, कमीशन के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करता है, तो उसको जेल होगा कितना, 1 मंथ से 3 ईयर्स तक, एंड फाइन चार्ज हो सकता है उन पे 2000 से 10,000 तक, या दोनों। कब, 1986 वाले के अकॉर्डिंग। अब नए में आ जाओ, नए में क्या बोला गया, अगर कोई पर्सन कमीशन के ऑर्डर्स फॉलो नहीं करता है तो उसको जेल होएगा कितना, 3 ईयर्स का, और फाइन 25,000 से 1 लाख तक के चार्ज हो सकते हैं, है ना, ये बोला गया है। अब ई कॉमर्स की क्या प्रोविज़न थे, तो पहले तो ई कॉमर्स के कुछ था नहीं, क्योंकि आपको पता है 1991 थोड़ा बहुत जो अपना आया है 1991 में ही आया है ना, तो 1991 का है अपना, उसके बाद ही डिजिटलाइज हुआ है, तो उससे पहले तो ई कॉमर्स की बात ही हटा दो। अब आया जब अपना नए वाले एक्ट में, तो इसमें डायरेक्ट सेलिंग, ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर, इन सब को डिफाइन किया गया है। ओके, जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो भी होंगे ना ई कॉमर्स में या डायरेक्ट सेलिंग में, उसके साथ ये लोग डील करेंगे। ओके, चलो, आई होप आपको समझ आ गया हो। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में A to Z मतलब डिटेल तरीके से मैंने सारा कुछ बता दिया है, और आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अब मैं कोशिश करूँगी आगे भी क्लासेस ला पाऊँ, ऐसे मोबाइल पे प्रेजेंटेशन होगा या जो मेरे चार्जर का इश्यूज़ है मैं देखती हूँ जल्दी से सॉल्व कर पाऊँ। ओके, और फ्रेंड्स, आई रियली नीड योर सपोर्ट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता के जाना आपको वीडियो कैसी लगी, और किसी भी तरह की क्वेरी हो ना तो ज़रूर पूछो। ऑब्वियस है, क्वेरी होती ही है तो आप पूछ सकते हो, मैं आंसर कर दूँगी कमेंट सेक्शन में। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ओके, टारगेट नेट JRF विद वी लर्निंग। यहाँ आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की क्विज़ेज़ मिलेंगी, मेरे सारे PDFs अवेलेबल हैं इस पे, तो आप वहाँ से ले सकते हो सारी चीज़ें। डेली क्विज़ेज़ तो ज़रूर लगाओ, एग्ज़ाम आ गया है, क्विज़ेज़ बहुत ज़रूरी हैं, तो मेरा चैनल जल्दी से ज्वाइन कर लो। एंड इंस्टाग्राम पे बर्नवाल 012 एंड फेसबुक पेज है मेरा वी लर्निंग करके सर्च करो, वहाँ से आप मुझे फॉलो ज़रूर करो। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। कीप लर्निंग, अच्छे से पढ़ो, एकदम अच्छे से, इस बार निकाल लेना है, क्वालिफाई कर जाना है JRF। ओके, सो थैंक यू, कीप लर्निंग।